बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस को। इसमें हमने हैकिंग सिस्टम, आई गेस ये हमने नहीं किया था, दोबारा मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है। ठीक है, सिस्टम हैकिंग, रिमोट हैकिंग, फिजिकल हैकिंग, डम्पस्टर डाइविंग एंड वेकिंग, फोन एयरड्रॉपिंग, सोशल इंजीनियरिंग, पासवर्ड गेसिंग एंड शोल्डर सर्फिंग। कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस में आपकी वो चीज़ें आती हैं। हैकिंग में वो आपकी ज़रूरी है जिसमें आप अपने सिस्टम, ठीक है, तो उसको भी हैकिंग से आपने बचाना है। रिमोट हैकिंग को, इसी तरह फिजिकल हैकिंग को। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? ये जब आपका एक अच्छा एमआईएस सिस्टम होगा फिर ये पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा कंपेटिटिव इंटेलिजेंस भी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें आप अपनी सिस्टम की मॉनिटरिंग करते हैं और उसके लिए एक ऐसे मेथड बनाते हैं ताकि वो आपका जो है सिस्टम हैकिंग स्ट्रांग है। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप देख लें तो डंपस्टर डाइविंग या डंपस्टर डीविंग भी इसे कहते हैं, जिसमें आप जो है कमर्शियल या रेजिडेंशियल चीज़ों को जो है और कंस्ट्रक्शन को जो है वो आप डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्ड का मतलब क्या है कि ख़त्म करना उसको जो है आप कह सकते हैं कि कबाड़ करना। डंपस्टर डीविंग क्या है कि यार आप अपने कमर्शियल चीज़ों को, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और ऐसे और एक्टिविटीज़ और चीज़ों को जो है आपने जो क्या करना है वो आपने डिस्कार्ड करना है। और आप वो क्या करते हैं कि उसके लिए, ठीक है, वो किसके लिए, जो ज़रूरतमंद होते हैं उसके लिए जो है ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप देख लें तो सेकंड वन इज वर्किंग। वर्किंग क्या क्या मतलब है? वर्किंग असल में अगर आप देख लें वो बंदा जो नॉइजी भी हो उसको भी कहते हैं, और वर्किंग ऐसे भी कहते हैं कि वो ज़्यादा एक बंदा जो है ड्रिंक भी लेता और वो जो है अपने हालत निज़ाम में नहीं हो। लेकिन उसका इसके साथ क्या ज़रूरत है कि यार ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वर्किंग की हालत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद है फोन एड्स ड्रॉपिंग। अब फोन एज ड्रॉप का क्या मतलब है कि जब आप किसी को कॉल करते हैं, कॉल से क्या मुराद है कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो उसकी कन्वर्सेशन जो है, तो आप क्या करना है, एक ऐसा टूल बना ले जिसमें जो है आप अपने आप को थोड़ा सा कह सकते हैं कि म्यूट पे रखे, ज़रूरत हो तो आप बात करें। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह आप ये भी उसमें शामिल है फोन एयर ड्रॉपिंग में कि जब भी, वेट करें, ठीक है। और एक और चीज़ में भी है फ़ोन एयर ड्रॉपिंग में कि आप ऑटोमेटिक कॉल वो रिस्पॉन्ड नहीं होता। जब एक बंदा जो है आप कॉल करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली वो जो है वो अ, उसको रिस्पॉन्ड देता है। इसी तरह सोशल इंजीनियरिंग का क्या मतलब है कि आप किसी के साथ सोशल इंटरेक्शन इस तरह बना लें। तो कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस में ये सारी चीज़ें ज़रूरी है जिसमें आप हैकिंग, सिस्टम हैकिंग, रिमोट हैकिंग
डम्पस्टर डीविंग, जिस तरह मैंने कहा कि आप एक चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं तो जिसको ज़रूरत है उसको दे दें, वर्किंग का मैंने बता दिया। इसी तरह फ़ोन जेब ड्रॉपिंग, सोशल इंजीनियरिंग, पासवर्ड गेसिंग। पासवर्ड गेसिंग से क्या वो होता है कि यार कॉर्पोरेट में जितने दिन बंदे एम्प्लॉयज़ होते हैं उसकी इंटेलिजेंस पावर ज़्यादा हो जाती है कि वो गेस करता है। इस तरह के कुछ गेम्स भी होते हैं। तो इससे क्या होता है कि यार आपके एम्प्लॉयज़ की जो है मेंटल ग्रूमिंग हो जाती है, ठीक है। इसके साथ जो है शोल्डर सर्फिंग, व्हाट डू यू मीन बाय शोल्डर सर्फिंग? ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें आप जो है कि उसमें कैश डिस्पेंसिंग मशीन है। जब आप एक बंदे की जो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या पासवर्ड अगर आप देखना चाहते हो तो ये शोल्डर सर्फिंग पे ही होता है। शोल्डर सर्फिंग में एक ऐसी सिक्योरिटी चीज आप है जिसमें आपका ऑब्जर्वेशन जब आप एक बंदे की जो है देख लेते हो तो इसे शोल्डर सर्फिंग कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब आते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन से क्या मुराद है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो है ये तो इलीगल है। इलीगल इसलिए है कि आप किसी को किसी वजह से डिस्क्रिमिनेट करना, ठीक है। A company in US can be sued for discrimination for if it refuses to hire individual for discriminatory reasons। आप इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी रख सकते हैं, आप इसमें जो है रिलीजन को भी आप उसमें रख सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन एज इन केस ऑफ जेंडर भी हो सकता है, एज इन केस ऑफ मालदार और गरीब भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान में भी इसी तरह होगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर के लोग इसको सपोर्ट कर सके, या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसी तरह अनरीजनेबली एक्सक्लूड इंडिविजुअल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप किसी को अनरीजनेबली मतलब उसका कोई रीज़न आप बता नहीं देते और उसको आप एक्सक्लूड करते हैं एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। और इसी तरह अनरीजनेबली डिस्चार्जेस एन इंडिविजुअल, और किसी को डिस्चार्ज करना, ख़त्म करना है किसी इंडिविजुअल को किसी भी मतलब आप वजह नहीं बताते। और अगर ये मैं आपको कहूँ तो गवर्नमेंट में तो फिर भी कुछ वजह बता दी जाती है पाकिस्तान में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है ये तकरीबन इसी तरह होता है कि यार आपको कुछ वजह नहीं बताते और कहते हैं कि यार आप यहाँ से बिल्कुल डिस्चार्ज हुए, ठीक है। इसी तरह डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू हायरिंग, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, प्रमोशन और प्रिविलेजेस। अब इसमें आप ये भी करना कि किसी को डिस्क्रिमिनेट करना उसके जो है हायरिंग लेवल पे या एम्प्लॉयमेंट टर्म्स पे या प्रमोशन ऑफ प्रिविलेज पे, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन में आता है। अब इसमें एक चीज है जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन। अब ये हमें कौन क्या बताते हैं कि यार सबके जो है इक्वल राइट्स होनी चाहिए। जब आप किसी को हायर करते हैं तो वो उसकी जो है इक्वल राइट्स। अब एज डिस्क्रिमिनेशन क्यों आता है? एक बंदा जो है हमें यंग एम्प्लॉयज चाहिए, तो आप 45-50 साल के तो ये एज डिस्क्रिमिनेशन तो ज़ाहिर बात है, ये तो लाजमन किसी ना किसी सेगमेंट में हो सकता है। वो क्यों? वो वजह ये है कि हम जब किसी को हायर करते हैं किसी मार्केटिंग जॉब के लिए, तो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर या किसी बीओडी लेवल पे जो है अगर आप किसी ओल्ड एज बंदे को हायर भी कर देते हो या किसी को ये अपॉर्चुनिटी दे भी देते हो या एडमिन सेक्शन की, तो वो कुछ ना कुछ कर सकता है। मतलब वो एज डिस्क्रिमिनेशन उसमें वो नहीं। लेकिन जब आप एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बंदों को लेते हो और बंदी को लेते हो मेल फीमेल में, तो उसमें जो एज डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ज़ाहिर बात है कि आप यंग लोगों को ज़्यादा तरजीह देंगे, क्योंकि यंग जो होते हैं वो ज़्यादातर वो थ्रू देयर वर्ड्स और उसकी जो क्वालिटी होती है उससे जो है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है कि एज डिस्क्रिमिनेशन पर यहाँ पे थोड़ा बहुत आ जाता है। लेकिन द एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स। अब एज डिस्क्रिमिनेशन आपके एम्प्लॉयमेंट एक्ट अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स के मुताबिक हो। अब उसमें कौन कौन से एफर्ट्स आते हैं?
आप एक ऐसे बंदे को रिक्रूट करो, हायर करो, ट्रेन करो, प्रमोट करो, क्वालिफाई कर सको, ठीक है, फ्रॉम ग्रुप्स, और उन लोगों से जो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेट हुए हैं अगेंस्ट बेस्ड ऑन रेस, जेंडर और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है हमें क्या बताता है, अब एज डिस्क्रिमिनेशन पे जो लोग होते हैं किसी को हायर नहीं करते, तो आप लोगों ने उसको हायर करना है। इन लोगों का ये एफर्ट होता है कि किसी तरह प्रमोट करना, लोगों को ट्रेन करना, उन लोगों को जो ट्रेडिशनली डिस्क्रिमिनेट हुए हैं अगेंस्ट बेस्ड ऑन रेस, जेंडर और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो नॉर्मली कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरह होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है कि a repeated unwanted behavior of sexual nature perpetrated upon one individual by another। किसी को तंग नजरी से देखना, किसी वजह से देखना, किसी को कुछ ऑफर करना और उसको किसी तरह अपने ही तरीकों से उसको शामिल करना, किसी वजह के लिए अपनी जो है वहशियाना हरकत के लिए भी आप कह सकते हैं किसी तरह होता है, तो ये गलत है। हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट में क्या होता है कि द कंडक्ट वाज अनवेलकम, इस कंडक्ट को हम अनवेलकम, ठीक है, और द कंडक्ट वाज सेवेयर, pervasive and regarded by the claimant as so hostile or offensive as alter his or her condition of employment। ठीक है, तो ये नहीं, मतलब इस तरह के आप किसी को वो इसी तरह गलत तरीके से वो अपने साथ शामिल करो, ठीक है, और द कंडक्ट वाज सच दैट reasonable person would find it hostile or offensive। ठीक है, अब हॉस्टाइल का मतलब क्या है, मतलब एक बंदे के साथ आप अनफ्रेंडली भी हो, उसको भी हॉस्टाइल कहते हैं, मतलब आप शोइंग और फीलिंग अ पोजीशन और डिसलाइक, तो इसका भी मतलब हॉस्टाइल ही है कि ऐसे एनवायरनमेंट में वो फिर काम नहीं कर सकते, वो एम्प्लॉय फिर उस एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता, वो अपने लिए फिर वो जगह जो है बिल्कुल सही नहीं पसंद करता है, ठीक है। नॉर्मली ये जो है मोस्टली जेंडर में जो है फीमेल साइड पे ज़्यादातर ये जो है इसको देखा जाता है, ठीक है। अब डुअल रिलेशनशिप, अब इसमें भी एक वो है कि डुअल रिलेशनशिप, इसमें आपके की एथिकल इशू, ये भी एक ऐसा स्टेप है कि सेक्सुअल अरेंजमेंट तक वो हमें ले जाता है। डुअल रिलेशनशिप या पर्सनल लविंग एंड और सेक्सुअल रिलेशन विद समवन विद होम यू शेयर प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज, मतलब एक बंदे के साथ काम करते हो, उसके साथ फिर ये ऐसी एक्टिविटीज पर शामिल करना जो आपके लिए प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उसके साथ, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, इट्स अगेंस्ट द इथिकल इशू, इथिकल स्टैंडर्ड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये भी गलत है। फिर इथिकल डुअल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कॉजेस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इम्पेयरमेंट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो ये मतलब क्या करता है, अनइथिकल रिलेशनशिप क्या करता है, रिलेशनशिप काजेस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इम्पेयरमेंट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, तो फिर वो आपका प्रोफेशनल जजमेंट और ये सारी चीजें खत्म हो जाता है जब आप ये करते हो, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो ठीक है, तो फिर ये भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जब आप अवॉइड करते हैं सेक्सुअल मिसकंडक्ट को, तो फर्म के पास क्या होना चाहिए, एक स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए, आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए कि ये चीज़ें यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं, तो वो डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट होना चाहिए। फिर नॉन रिटेलिएशन पॉलिसी होनी चाहिए। नॉन रिटेलिएशन का क्या मतलब है, रिटेलिएशन मतलब वापसी,
ठीक है, तो वो नॉन रिटेलिएशन पॉलिसी होनी चाहिए। और इसी तरह स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर प्रिवेंशन, मतलब प्रिवेंशन के लिए कोई प्रोसीजर होनी कि यार इसको आप ना करें तो बेहतर ही होगा। और आप एक ऐसा चीज़ इस्टेब्लिश करें, प्रोसेस कर सके और इसको इनकरेज कर सके। और जो विक्टिम्स होते हैं तो वो अगर रिपोर्ट करें कि यार किसी को कोई मसला हो किसी बंदे से, तो वो रिपोर्ट करे तो अच्छा हो। और इसी तरह एक रिपोर्टिंग प्रोसीजर भी आप डेवलप कर सके। और आप ये दे रहे कि यार हमारे पास ये जो है ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं। और टाइमली रिपोर्ट करना चाहिए रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और अथॉरिटी को करना चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटीज को जो है आपने ये करना है। अगर ये चीज़ें आप करेंगे, मैं दोबारा बताता हूँ कि आपकी एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें ये चीज़ शामिल ना, मतलब ये ना हो बिल्कुल, हर किस बंदा जो है इस पे जो है बिल्कुल फोकस ना करे, अपने काम के साथ वो करे। ठीक है, इसी तरह आपकी एक डेफिनेशन होनी चाहिए सेक्सुअल हैरेसमेंट की। और नॉन रिटेलिएशन पॉलिसी, मतलब कि वो वापस ना आए, ऐसी पॉलिसी ना बनाए कि बंदा वापस इंटर हो जाए उसी ऑर्गेनाइजेशन में। इसी तरह स्पेसिफिक प्रोसीजर होने चाहिए कि वो बंदा प्रिवेंट कर सके इस चीज़ को, वो उसको अपनाए ना। इसी तरह आप एक ऐसी चीज़ एस्टेब्लिश कर सकें, फोर्स कर सके, उसको एनकरेज कर सके जो विक्टिम्स होते हैं, ताकि वो रिपोर्ट कर सकें और अपने लिए एक ऐसा रिपोर्टिंग प्रोसीजर बनाए ताकि फिर वो, ठीक है, रिपोर्टिंग प्रोसीजर फिर टाइमली रिपोर्ट करें रिक्वायरमेंट्स को, ताकि आप प्रॉपर अथॉरिटीज को जो है वो चीज़ दे दें कि यार ये बंदा, किसी बंदे से आपको कोई मसला हो। ठीक है, अब आते हैं कि कंज्यूमर्स के जो फेवरेट ग्रीन प्रैक्टिसेस होते हैं। सबसे पहले जो है रिसाइकलिंग लोगों को ज़्यादा पसंद है, मतलब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको ज़्यादा फ्रेंडली या इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चॉइसेस में कंसिडर किया जाता है। इन 2009 स्टडी वाज कंडक्टेड के फ्रेंडली चीज़ें जो है, मतलब कंज्यूमर जिसको वो बिल्कुल पसंद करता है फेवरेट यूज करता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है रिसाइकलिंग को फोकस किया था। सेकंड पेज था हमारे पास बाइंग रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो आपको रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें इसमें आपके रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान है। और आजकल रिसर्च भी तकरीबन इसी तरह ये सोशो इकोनॉमिक पावर पे ही हमारा ज़्यादा कर होता है। ठीक है, अब इसी तरह यूज ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन, तो एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाए जिसमें वो ग्रीनर हो, मतलब आप साथ साथ में वो खैर ये ट्री ट्रांसप्लांटेशन तो वो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये भी आप इसमें इंक्लूड करें, क्योंकि इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है आपको पता है कि इफेक्ट हो रहा है किसी भी आजकल मुल्कों में थोड़ा सा ये मसला आया है, तो ट्री ट्रांसप्लांटेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद जो है सेलेक्टिंग मिनिमल पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग जो है ज़्यादातर लोग उसको ज़्यादा बंद, लेकिन इसमें अगर आपका ज़ाया हो रहा है, मतलब प्लास्टिक जो है ये भी अ, बिल्कुल आप कह सकते हैं जब ये आप दफनाते हैं फिर ज़मीन में, तो फिर वो रिसाइकलिंग नहीं होता, कि कुछ इस तरह के प्लास्टिक्स होते हैं फिर वो आप ख़त्म नहीं कर सकते, फिर वो आपके बिल्कुल 100 साल में भी फिर वो आप उसको नहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि यार इस तरह के मिनिमम पैकेजिंग को लाएं जो फिर वो रिसाइकल भी हो सकते हैं, फिर वो जो है 100 दिन में, 50 दिन में, या 150 या साल में वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह की पैकेजिंग फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं हमारी ग्रोइंग बिजनेस में, जो हमारे इश्यूज आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। द फर्स्ट वन इज द क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा इदारा है जो या ट्रीटी है जिसमें क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है। क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है कि आप जितना भी वेदर कंडीशंस या फ्लड या जितना भी आपका वो आता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान उसका होता है। और वो क्या करता है ताकि वो ग्रीन हाउस गैस को इमिट कर सके। ग्रीन हाउस गैस क्या मतलब है कि पोल्यूशन, पोल्यूशन को किसी तरह खत्म कर सके।
ठीक है ना। अगर आप देख ले तो हमारी ज़्यादातर ग्रीनरी इलाके कौन कौन से हैं, ठीक है। जितने भी आप मोटरवे पे जाते हैं तो सवादी को उठा लें, ठीक है। तो इसी तरह और इलाके चारसद्दा और मर्दान को जो है वो भी आप देख लें, ठीक है। ठीक है। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल के किसी तरह आप जो है ग्रीन हाउस गैस मिशन पे ज़्यादा आपका ध्यान, ठीक है। इसी तरह वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन में क्या होता है कि आप डंपिंग सीवेज जो नहीं होता, जिसमें आपके टॉक्सिक केमिकल्स जिसमें होते हैं वो आपको फिल्टर, फिर वो वाटर सप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल बारिश का पानी फिर ज़मीन के अंदर नहीं जाता। तो फिर ये क्या होता है कि यार वो फिर आपकी जब ज़मीन को, मतलब ज़मीन से फिर हम पानी निकालते हैं ना, ये जितने भी आ, बारिश का पानी होता है, ये जितने भी होता है ये आप ज़मीन के अंदर जाता है, फिर वो जो है किस्म का जो है आपका फ़िल्टर हो जाता है ज़मीन में, फिर वापस जो है आप पीते हैं। तो फिर अगर आप इस तरह के टॉक्सिक केमिकल्स, इस तरह चीज़ें जो होती हैं वो फिर ज़मीन में आप सीवेज में आप डालते हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाता। ये भी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस तरह की चीज़ों को जो है नेगलेक्ट किया जाए। उसको फिर वो आप ना ना कि जिस तरह आजकल जो है डीसी और एसी मुख्तलिफ शॉप्स में जाते हैं कि यार ये जितने भी ये केमिकल्स वाले ये शॉपर नहीं होते, इसको हटा ताकि वो इस तरह के प्रोडक्ट्स लाएँ ताकि वो रिसाइकिल हो सकते हैं। ये ज़मीन में जो है जब आप डंप करते हैं तो वो तकरीबन 100 दिन में, 200 दिन में ख़त्म हो जाए, इस तरह के प्लास्टिक बनाते हैं। और जो ये हमारे ओल्ड सिस्टम के जो जितने भी प्लास्टिक है ये ज़मीन में ख़त्म नहीं होते, ये फिर आप इस तरह की भी एक स्टडी आई है कि ये 100 साल तक भी होते हैं, 200 साल, तो ये फिर मसला होता है। फिर ज़मीन के अंदर पानी न जाना ये भी मसला है। तो पानी तो हमारे लिए एक बड़ी नेमत है, तो आप इसका भी जो है थोड़ा-सा हवाला फिर देख लें इसमें। इस तरह ग्रीन एनर्जी, अब ग्रीन एनर्जी जो है आप इस तरह चीज़ें उठाते हैं जिसमें हमारे पास लोअर एमिशंस हो और हमारे जो है वेस्ट, ठीक है, कम हो, लोअर वेस्ट हो ट्रेडिशनल वन से कम। तो ग्रीन एनर्जी से क्या मतलब है कि आपकी वो सोर्स जिसमें आप जो है लोअर एमिशन हो, मतलब इस तरह की हो कि कम खर्चा और कम चीज़ों से जो है आपका वो काम हो। इस तरह अगर आप देख लें तो हमारे पास जितने भी ये सोलर एनर्जी वाले पैनल, जितने भी चीज़ें होती हैं आजकल वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक कह सकते हैं कि हमारी एक ऐसी एनर्जी है। अब ग्रीन एनर्जी से मुराद ये है कि वो चीज़ें जिसमें आपकी वेस्ट को, ट्रेडिशनल वेस्ट को कम, ठीक है। और इसी तरह इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी आते हैं जिसमें आपके फॉर एग्जांपल कार्बन न्यूट्रल सोर्सेज लाइक सनलाइट, विंड, रेन, वेव्स एंड जियोथर्मल हीट जो है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रीन एनर्जी में आते हैं, जो हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज से वो करते हैं और वो आप नेचुरली रिप्लेनिश कर सकते हैं, ठीक है। ऑन ह्यूमन टाइम स्केल उसमें फिर आप कार्बन न्यूट्रल सोर्सेज को डालते हैं जिसमें आप सनलाइट, विंड हो गया, रेन हो गया, टाइड्स और इसी तरह वेव्स और जियोथर्मल हीट जो है, तो ये क्या है आपके रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में इसमें आप ग्रीन एनर्जी को भी वो कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी एक ही चीज़ है। क्या है? एक ही चीज़ है। जिस तरह आप सनलाइट से फॉर एग्जांपल बिजली बनाते हैं, और ये किस तरह होता है, ये सोलर पैनल की वजह से ही होता है। तो ये क्या है, हमारे पास ये ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स में आते हैं, और ये फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ में जो है उसका भी ख्याल रखा जाता है। अब देख लें व्हाट कंज्यूमर्स थिंक अबाउट ग्रीन प्रोडक्ट्स। अब ग्रीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो खैर कॉस्ट तो ज़्यादा करते हैं, और मतलब आपकी ज़्यादा कॉस्ट उस पे लग जाती है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें आपकी ग्रीन एनर्जी हो,
और ग्रीन प्रोडक्ट से आपको ज़्यादा फायदा हो, लेकिन उस पर खर्चा ज़्यादा है। इस तरह जो है आर राइट थिंग्स टू बाय, सबसे अच्छी चीज़ें जो हैं जो आप बाई 44% लोगों ने ये कहा, आर गुड टू लर्न मोर अबाउट, और ये ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब ये 2009 की वो एक स्टडी से उठाया गया है। इस तरह शुड बी क्वेश्चन, और इसको क्वेश्चन करना चाहिए कि यार ये अच्छा है या गलत है, या जिस तरह इस्तेमाल हो, तो ये क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं फ्रॉड के बारे में। ये तो था एनवायरमेंटल इश्यूज में हमने पढ़ लिया, सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसमें डुअल रिलेशन और ये चीज़ें हमने पढ़ ली। थोड़ा सा अब आते हैं फ्रॉड में। अब फ्रॉड भी जो है अनएथिकल स्टैंडर्ड या अनएथिकल इश्यूज को वो हमने किया कि यार किसी को डिसीव करना, तो ये फिर आपका एक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट और इस तरह जो है ये चीज़ें सारे फ्रॉड में आती हैं। तो एनी पर्पसफुल कम्युनिकेशन देन मैनिपुलेट्स और कंसील फैक्ट्स, एक ऐसा तरीका जिसमें जो है आप मैनिपुलेट कर सको, कंसील कर सको फैक्ट्स को, और आप फॉल्स इंप्रेशन बना दें। फॉल्स इंप्रेशन से क्या मुराद है कि यार आप जो है गलत बयानी कर लें। क्या करें? गलत बयानी कर लें। ठीक है, अब इसमें अगर आप देख लेते अकाउंटिंग फ्रॉड में क्या है, आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को गलत बताना। क्या करना? फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ये गलत बताना। अब सरबेन्स ऑक्सली एक्ट में ये बताया गया है कि 2009 और 8 और 9 को कि उसमें जो हमारे पास एक मिसाल बनी थी कि यार फाइनेंशियल मेल्टडाउन में और रिसेशन में ये कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो ये क्या था कि हमने इस तरह की गलत वैल्यूज नहीं बयान करनी। आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में सही डिक्लेयर करना है, अगर कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है, ये आपने बताना है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा मार्केटिंग फ्रॉड। तो ये भी इथिकल स्टैंडर्ड के ही खिलाफ होता है जब आप मार्केटिंग में फ्रॉड करते हैं। अब इसमें क्या होता है थोड़ा सा ये भी देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कमिटिंग फ्रॉड इन क्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रमोटिंग एंड प्राइसिंग प्रोडक्ट्स, जिसमें आपके 4 पीज, फिर ये तो 4 पीज अभी एक्सटेंड हो गए हैं, जिसमें वो 7 पीज बन गए हैं। उसमें आपकी फिजिकल प्लेस की बात आ जाती है, पीपल्स की बात आ जाती है, ठीक है, और प्रोसेस की बात आ जाती है। ठीक है, पहले ये हमारे पास ये 4 थी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपकी प्लेसमेंट, प्रमोटिंग एंड प्राइसिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये 4 पीस में शामिल होता है। अब इसमें जो है 3 पीस का इजाफा हुआ है, और वो कौन कौन से 3 पीस हैं? 3 पीस ये हैं इसके अलावा, एक है प्रोसेस, कि आपका तरीका क्या हो। एक होता है फिजिकल प्लेस, कि यार फिजिकल प्लेस होगा उसका कि नहीं। और साथ साथ में आपने क्या करना है, पीपल्स का हवाला भी देना, कि लोगों का क्या राय है या क्या चीज़ है, तो ये भी आपने देखना है। और इट कैन बी हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉड एंड पफरिंग। ठीक है, और उसमें फिर आपने डिस्टिंग्विश भी करा है कि पफरी क्या है और फ्रॉड क्या है। अब पफरी का क्या मतलब है? आप गलत तरीके से बयान करना, फॉल्स प्रेज जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स प्रेज। या उसमें जो है आप एडवर्टाइजिंग क्लेम्स या ब्लस्टरिंग या बूस्टिंग करते हैं। तो फॉल्स प्रेज क्या क्या बफरी का मतलब क्या है कि आप प्रमोशनल स्टेटमेंट और उसको इस तरह बयान करें कि सब्जेक्टिव में बयान करें और वो ऑब्जेक्टिव ना हो। सिर्फ आप अल्फाजों में बयान कर रहे हैं और उसका ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ये पफरी है। आप तो बातें ज़्यादा करते हैं एक चीज़ पे, लेकिन जब वो उसकी क्वालिटी और फिर उसकी यूजेज पे आ जाए तो वो फिर एकदम थर्ड क्लास होता है। तो ये पफरी है। क्या है? पफरी भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा जो है फिर आपकी रेपुटेशन को ख़राब कर देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये भी अनएथिकल है। ठीक है, मार्केटिंग फ्रॉड में। ठीक है, अब इसके बाद है एम्प्लॉयड फॉल्सिटी। It means that an advertising message has a tendency to mislead, confuse or deceive the public. अब implied falsity का मतलब ये है कि आप एक ऐसा मैसेज बना रहे हो जिससे आप लोगों को मिसलीड कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, एक बंदे को आप धोखा दे रहे हो, पब्लिक को क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो।
अच्छा, इसके बाद है लिटरली फॉल्स। अब ये लिटरली फॉल्स में क्या है, इसमें आपने क्या करना है कि प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? बोल्ड एसर्शंस। अब बोल्ड एसर्शन का क्या मतलब है? नॉन एस्टेब्लिशमेंट क्लेम्स। ये कभी कभी हम कहते हैं ना कि ये हवाई बातें हैं, ठीक है। अब बोल्ड एसर्शन का मतलब ये है कि आप नॉन एस्टेब्लिशमेंट क्लेम और उसमें आप फॉल्स एडवर्टाइजमेंट क्लेम बनाना, मतलब ये भी गलत है फिर। और ये कहाँ पर आप करते हैं? ये एक ऐसा स्टेटमेंट आप मार्केटिंग में बना लेते हो जो आपके एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में होता है, लेकिन उसमें आपका एविडेंस और ट्रुथफुलनेस नहीं होता। क्या नहीं होता? एविडेंस और ट्रुथफुलनेस नहीं होता, क्योंकि ये भी फिर गलत है, ठीक है। फिर आते हैं कंज्यूमर फ्रॉड की तरफ। अच्छा, कंज्यूमर फ्रॉड में क्या होता है? अब कंज्यूमर जब वो अटेम्प्ट करता है कि कंपनी को किसी तरह डिसीव किया जाए अपने पर्सनल मफाद के लिए, ठीक है। और इसमें कलूजन, कलूजन में एक एम्प्लॉय होता है जो कंज्यूमर को बताते हैं वो किसी तरह फ्रॉड है, ठीक है। डुप्लिसिटी क्या होता है? जिसमें आपके कंज्यूमर वो डंपिंग करता है स्टोर में, ठीक है, ठीक है। डंपिंग का मतलब क्या है? ठीक है, डंपिंग का मतलब ये है कि आप किसी तरह इजीली फूल कर सको किसी को, ठीक है। धोखा करना मतलब, फूल का क्या मतलब है कि आप एक बंदे को गलत बता दे कि यार ये चीज अच्छा है या बुरा है, तो उसको फूल कर सके, ठीक है। और उसमें जो है आप अनविटिंगली क्या कर रहे हो, एक चीज को एक काज बता रहे, एक वजह बता रहे हो, लेकिन उसमें वो नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह घायल, घायल क्या है? ये एक ऐसा एसोसिएट है किसी चीज के साथ कि आप इसमें एक बंदे को यूज करते हो जिसमें वो ट्रिक्स इस्तेमाल करता है ताकि वो अपना अनफेयर एडवांटेज हासिल कर सके, ठीक है। इसको घायल कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब तो एक भी यहाँ पर नहीं हो के क्लास के लिए आ जाए, ठीक है। इट्स वेरी बैड, ठीक है। ये बैड है आप लोगों के लिए। अगर आप क्लास नहीं लेंगे तो फिर आपका अटेंडेंस के मार्क्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या है घायल? क्या है कि आप ट्रिक्स इस्तेमाल करते हो और आप अपने लिए एक ऐसा अनफेयर एडवांटेज हासिल करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। फाइनेंशियल मिसकंडक्ट में क्या होता है कि द फेलियर टू अंडरस्टैंड मैनेज एथिकल रिस्क प्लेड अ की पार्ट इन फाइनेंशियल मेल्टडाउन एंड रिसेशन ऑफ 2008 एंड 9। अब अगर आप देख लें तो फाइनेंशियल मिसकंडक्ट की वजह से आपका रिसेशन भी आ जाता है, और कुछ इस तरह होती है रिस्क टेकिंग होती है, फिर वो जो है फिर उसमें। लेकिन फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का क्या होता है? किसी गलत तरीके से जो है आप इलीगल मिस ट्रेडिंग करना, इनसाइड जो है मिस ट्रेडिंग करना, आप जो है बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक्स इनसाइड हो पोजीशन दैट स्टिल नॉट गुड, ठीक है। मिसकंडक्ट का यही मतलब है कि किसी तरह आप इनसाइड में कुछ ऐसी हरकत करना जिससे जो है फाइनेंशियल सिचुएशन किसी कंपनी की खराब हो। फिर इस तरह आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्राइवेसी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या मतलब है कि लीगल प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ये भी अगर आप सही तरीके से नहीं तो ये भी इथिकल स्टैंडर्ड के खिलाफ है, ठीक है। जिसमें आपके म्यूजिक बुक्स मूवीज सारी अगर आप देख ले तो ये कुछ लोग कहते हैं ना कि यार ये हमारी प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जब फिल्म आप देखते हैं तो उसमें सबसे पहले यही आता है कि हमारी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, कोई इसका इस्तेमाल इस तरह गलत नहीं कर सकता। दोबारा वो किसी और जगह पे वो सिनेमा पे नहीं, ये हमसे प्रॉपर्टी राइट्स लेगा फिर उसके बाद होगा, ठीक है।
फिर उसमें कुछ प्राइवेसी इश्यूज भी आते हैं बिजनेस वर्ल्ड में। एम्प्लॉय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कि अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपसे वो कंसर्न रखेगा, फिर वो इस्तेमाल करेगा। कंज्यूमर प्राइवेसी भी ज़रूरी है। इसी तरह आप जो है वो चैलेंजिंग होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि आजकल जो कंज्यूमर के नीड्स होते हैं, आपने किस तरह उसकी प्राइवेसी राइट्स वगैरह, जिस तरह आप व्हाट्सएप, ये आईमो है या जितने भी आपके टेलीग्राम होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम आपकी प्राइवेसी की ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? असल में ये भी ज़रूरी होता है कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन या उसकी प्राइवेसी की राइट जो है ना, आप किसी तरह उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है? तो ये भी एथिकल स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है? लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, के चैलेंज ऑफ डिटरमिन एथिकल इश्यूज इन। अच्छा, ये क्या है जिसमें आपके मोस्ट एथिकल इश्यूज जो है वो विजिबल हो जाते हैं थ्रू स्टेक होल्डर्स कंसर्न, स्टेक होल्डर्स की वजह से, और आपको जो है कुछ इवेंट या ऐसी एक्टिविटी आ जाती है जिसमें आप जो है फिर वो डिसीजन लेते हैं, तो उसमें आपके इथिकल इश्यूज की सारे जो है सामने आ जाते हैं। ठीक है? और फिर जब आप इथिकल इश्यूज को होते हैं, फिर आपका एक चैलेंज होता है किसी तरह, और फिर उसमें जो है चेंजिंग सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, आपने वो जो है वो टाइम करना है, फिर उसमें जो है आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि कैसे आपकी इथिकल इश्यूज अवेयरनेस होगी, और किसी तरह इंडिविजुअल की डिस्कशन हम करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सो दिस इज द एंड ऑफ योर थर्ड चैप्टर। कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आप कोशिश करें कि क्लास के लिए आया करें। ये वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसका भी फिर दोबारा ये देख लें। ठीक है? चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास।